थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन की नीड थी, एटलीस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी बेसिकली जो काम अब हमारा आगे बढ़ेगा, इन एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ना। जैसे वर्क को पूरा एकदम निचोड़ डालो कि तुम वर्क के बारे में क्या क्या जानते हो और क्या क्या उससे और अदर चीज़ें डिराइव कर सकते हो। फिर हीट, उसके बारे में पूरा निचोड़ डालो कि क्या क्या जानते हो, क्या क्या डिराइव कर सकते हो और क्या क्या फॉर्मूले उनमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जिस्ट करते हैं। खैर, इंटरनल एनर्जी पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंटरनल एनर्जी बताया है वो उतना ही है। हाँ, फिर एक और टर्म आ जाता है आगे, एंथैल्पी। ठीक है, फिर उस एंथैल्पी को पढ़ो और फिर उसको वर्क से और हीट से रिलेट करो। तो अभी देखो हमारा ऑर्डर क्या होगा। पहले तो हम ये सीखेंगे कि पीवी वर्क क्या है, मतलब बेसिक वर्क क्या होता है, पहले ये सीखेंगे। उसके बाद कल की क्लास में एंथैल्पी क्या होती है ये सीख लेंगे, ताकि इस बेसिक वर्क को सीखने के बाद और एंथैल्पी को सीखने के बाद जब हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क निकाल रहे हो तो हमें को डायरेक्ट तुम्हें बताने में आसानी हो कि देखो ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से ऐसे ऐसे मॉडिफाई हो गया, अगर तुम्हें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पता होगी तो। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक है हमारा पीवी वर्क और कल का टॉपिक रहेगा एंथैल्पी, कि एंथैल्पी किस बला का नाम है। देखो, लास्ट क्लास में हीट और वर्क मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी प्रवचन दे चुकी हूँ, तो अगेन एंड अगेन वही सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगी। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था तुमको कि वर्क को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है आपका पीवी वर्क और दूसरा कहलाता है आपका नॉन पीवी वर्क। हम लोग केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में जिस बेसिकली टॉपिक से डील करते हैं वो होता है आप लोगों का पीवी वर्क। यही वो टॉपिक है जिससे आप लोगों को अपना रिश्ता निभाना है। बाकी इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, और उसके अलावा फलाना फलाना टाइप के वर्क, साउंड की वजह से कोई वर्क, हीट तो चलो थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। ये जो एक्सेट्रा या मिसलेनियस टाइप के वर्क्स होते हैं, ग्रेविटेशनल की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से, मैग्नेट्स की वजह से, ये कुछ भी हमको नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो ये थर्मोडायनेमिक्स का पीवी वर्क। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि आखिर ये पीवी वर्क होता क्या है, इसको पीवी वर्क क्यों बोला गया। तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से बातचीत करेंगे। मान लेते हैं ये आप लोगों के पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में वो पिचकारी वाला पिस्टन जो होता है जिसको अपन खींचते हैं पिचकारी को पीछे से पकड़कर, वो ऐसा एक पिस्टन ना यहाँ पे हमने ऊपर इसके लगा के रखा है। ये पिस्टन जो आप लेते हो ये जनरली क्या होता है, मास वाला पिस्टन होता है। अगर तुमने कभी साइकिल चलाई है, अगर तुम्हारे पास घर में फुटबॉल खेलते हो तो तुम्हारे पास आई थिंक वो हवा भरने वाला पंप होगा, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे अपन दबाते हैं ना, ऊपर नीचे, बस दैट इज अ पिस्टन। क्या उस पिस्टन के पास मास होता है? हाँ, होता तो है। लेकिन हम लोग जब जब थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे अपने 11th-12th स्टैंडर्ड की थर्मोडायनेमिक्स में, ये मान के चलेंगे कि हमारे पिस्टन की जो वजन है वो ना के बराबर है, यानी कि हमने इसको क्या मान लिया है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन मान के काम करेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप इसको मासलेस नहीं मानोगे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिस भी बॉडी के पास वेट होता है, मास होता है बेसिकली, वो एक W = mg वाला फोर्स ये भी तो लगाती है। और अगर कोई बॉडी रफ है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ताकि थर्मोडायनेमिक्स में उन फिजिक्स वाले फोर्सेस को हमें इन्वॉल्व ना करना पड़े, इसीलिए हम हमारी 12th तक की पढ़ाई में इसको मासलेस और इसको फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे। ठीक है, बट रियलिटी में जहाँ पे सही में थर्मोडायनेमिक्स होती होगी, जैसे गाड़ी के इंजन वगैरह में, वहाँ पे अगर पिस्टन होता है तो वो पिस्टन रियलिटी में मासलेस या रियलिटी में फ्रिक्शनलेस नहीं होता,
है ना, उनका मास होता है, उनके पास फ्रिक्शन होता है, तो उनके लिए जब एक्चुअल में कैलकुलेशंस की जाती होगी तो उनको कंसिडर किया जाता होगा, बट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि दो टाइप के देखो फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर पिस्टन मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो। पहला, आपके कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। अब तुम तो जानते हो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोर्स लगाएंगे, है ना, वो भी तो प्रेशर क्रिएट करेंगे गैस के मॉलिक्यूल। अभी जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में तुम बैठे हो, आजू बाजू कितनी सारी गैसेस हैं, बट क्या वो गैसेस तुम्हारे ऊपर फोर्स या फिर मैं कहूँ प्रेशर अप्लाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हर प्रकार की गैस क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो ये जो पर्टिकुलर गैस मैंने कंटेनर के अंदर भर के रखी है, ये गैस भी क्या कर रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। बट इसके प्रेशर अप्लाई करने का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा कि नीचे से ऊपर, यानी कि पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे इंटरनल प्रेशर, और ये इंटरनल प्रेशर किसकी वजह से है, गैस की वजह से है। अब जो ऊपर में पिस्टन है, तुम अगर साइकिल के टायर में या फुटबॉल में हवा भर रहे हो तो पिस्टन को ऊपर से दबाते हो ना, तभी तो हवा जाती है अंदर, बराबर। तो ऐसे में तुम प्रेशर लगाते हो, तुम पिस्टन को दबाते हो। तुमने अगर पिचकारी में पानी या रंग भर के रखा है, अगर किसी के ऊपर पिचकारी मारनी है तो जब पीछे से पिस्टन दबाते हो ना, तभी तो रंग या पानी उस इंसान के ऊपर जाके थ्रो होता है। तो ऐसे में एक्सटर्नली यूजुअली हम लोग पिस्टन लगाते हैं, हम लोग पिस्टन पे बेसिकली फोर्स लगाते हैं। अब जो गाड़ी है, गाड़ी का जो इंजन है उसमें भी पिस्टन होगा। क्या ऐसा होता है क्या कि गाड़ी जब चलती है तो उस चलने वाली प्रोसेस के दौरान जब वो अपने वर्क प्रोड्यूस करती है, बिकॉज देखो गाड़ी का चलना इज अ वर्क, है ना, गाड़ी डिस्प्लेस हो रही ना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो क्या तुम उसके इंजन में अपना एक हाथ डाल के रखते हो और जैसे आप पिचकारी को प्रेस कर रहे थे वैसे ही आप उस पिस्टन को प्रेस करते हो, दबा हटाते हो, प्रेस करते हो, हटाते हो, ऐसा करते हो क्या? नहीं, वहाँ तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मैनुअली भी किया जा सकता है, ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, या फिर हम हमारी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा काम चलाऊ काम करते हैं, हम हमारे पिस्टन के ऊपर ना क्या रख लेते हैं, मास रख लेते हैं, वेट रख लेते हैं, वेट, बारी बारी कंकड़ पत्थर, है ना, दगड़ गोटे, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मास आप रख लेते हो। अगर आप और मास रखोगे तो क्या होगा, बाहर वाला प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप मास घटाओगे वो येलो येलो वालों को, तो बाहर वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब वो प्रेशर अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, ऑटोमेटिकली तुम करवा रहे हो, मैनुअली तुम खुद कर रहे हो, या फिर तुमने कोई मास वाली चीज़ रख दी है जिसके रखने की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अपने सर पर 25 किलो गेहूं की बोरी रखो, पता चलेगा ना प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है। फिर यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वेट वाली चीज़ रखोगे तो वेट वाली चीज़ रखने से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर तो क्रिएट होगा ही होगा। तो वैसे ही मैंने जो बाहर येलो कलर की बॉल्स रखी हैं, ये येलो कलर की बॉल्स बेसिकली क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही है, बट ये प्रेशर सिंस बाहर से लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर, एक होता है इंटरनल प्रेशर, बराबर। अच्छा, अब देखो क्या तुम इस एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हो क्या? मैं कहूँगी कि अभी फलाने प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर लेट से एक्स है, क्या आप इस एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने वो जो येलो येलो कलर की बॉल्स रखी हैं उनको आप बेसिकली क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। अगर आप उन बॉल्स को रिमूव कर दोगे तो कम वेट होगा, कम वेट होगा तो कम प्रेशर होगा अल्टीमेटली। अच्छा, अगर मैं कहूँगी कि आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर प्रेशर को आप इंक्रीज कर दो, तो क्या आप उस पर्टिकुलर प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो? हाँ, पहले अगर मान लेते हैं 10 बॉल्स रखी थी तो अब 10 बॉल्स की जगह आप मान लेते हैं 15 बॉल्स रख दो, आप और बॉल्स ऐड कर दो तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं
इंटरनल प्रेशर की बात करूं तो गैस की वजह से लग रहा है, तो जो एक गैस नामक प्राणी है जो कि इंटरनल प्रेशर लगा रही है और जो बाहर से वो बॉल्स हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हैं, हमने लास्ट जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले टॉपिक पे बात की थी तो मैंने तुमको बताया था कि अगर मान के चलते हैं इंटरनल से लगने वाला प्रेशर और एक्सटर्नल से लगने वाला प्रेशर, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस है, तो वह पर्टिकुलर प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाने लगती है आप लोगों की, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि तुम्हारे इस अंदर से लगने वाले इंटरनल प्रेशर और बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में स्मॉल डिफरेंस है ना, छोटू सा डिफरेंस है, तो वही पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाती है आप लोगों की, रिवर्सिबल। राइट। अच्छा, तो अभी मैं जो बातचीत कर रही हूँ कि रिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में करूंगी। अभी जो मैं बताऊंगी ना, मैं किसके रिस्पेक्ट में कराऊंगी, रिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में। वैसे हमारा टॉपिक तो पीवी वर्क था, हमें तो पीवी वर्क का मतलब समझना था। आप कहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में घुस गए। तो देखो, पीवी वर्क का मतलब समझ जाएगा, बट पहले कैसा है, सारे बेसिक्स एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि जब मुझे आगे क्लास पढ़ानी हो तब मेरे को बीच में रुकना ना पड़े। राइट। अच्छा, अब देखो, मान लेते हैं तुमने और प्रेशर इंक्रीज कर दिया, है ना, मान लेते हैं तुमने प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, तो और प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा। मान के चलो इसको मैंने 0 रखा है, मैंने मैं स्केल रखी है, स्केल से मैंने नीचे कंटेनर के बॉटम से उस पिस्टन तक का डिस्टेंस मेजर किया। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर, मान के चलो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब जब मैं और प्रेशर कर दूंगी क्रिएट, ठीक है, अगर मैं और प्रेशर ऊपर से इंक्रीज कर दूंगी तो तुम खुद सोचो, तुमने पहले क्या किया, एक बोरी 25 किलो के गेहूं के अपने सर पे रखी, तुम किसी तरीके से खुद को मैनेज कर रहे थे, क्या करना, चलना। अब देखो, जिनकी आदत है इस हैवी वेट को अपलिफ्ट करने की वो कर लेते हैं, बट जिनकी आदत नहीं है वो नहीं कर पाते। तुम किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे, डगमगाते हुए, पैर लड़खड़ाते हुए खुद को चला रहे थे, बराबर। ओके, फिर क्या हुआ, मैंने एक और बोरी तुम्हारे सर पे रख दी, तो अब क्या होगा, तुम नीचे की तरफ नहीं झुक जाओगे, तुम्हारी बॉडी झुक नहीं जाएगी नीचे की तरफ। अरे यार करके तो मेरा और प्रेशर क्रिएट हो गया। तो जब आप और प्रेशर क्रिएट कर देते हो बाहर वाला, तो बाहर से और प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है कि चीजें दबने लगती हैं, है ना, चीजें क्या होने लगती हैं, दबने लगती हैं। और जब चीजें दबने लगती हैं तो आपका पिस्टन पहले अगर जार से 5 सेंटीमीटर ऊपर था, तो पिस्टन अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बोलो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अब अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कितना है ये पर्टिकुलर, तो तुम कहोगे मैम ये 5 से कम है, लेट्स से 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर से मुझे कोई प्यार नहीं है, मैंने एक रैंडम नंबर लिया है बस। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से जो आप लोगों का गैस है वो गैस बेचारी दब गई, है ना, गैस क्या हो गई, दब गई। और गैस के दबने को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। गैस के दबने को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यानी कि पहले गैस ज्यादा फैल कर बैठी थी और अब जब प्रेशर लगने लगा तो गैस क्या हो गई, सिकुड़ गई। मान लेते हैं पहले गैस 10 लीटर तक फैली हुई थी, अब गैस बोलो नए वॉल्यूम में आके सिकुड़ के रह गई, सिर्फ 6 लीटर के वॉल्यूम में आके सिकुड़ गई। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो एक्सटर्नल प्रेशर के ज्यादा होने से गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने का मतलब है जो इनिशियल वॉल्यूम हुआ करता था कंप्रेस होने से पहले वो ज्यादा था एज कंपेयर टू कंप्रेस होने के बाद। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इन द कंटेनर, है ना। तो गैस में कितना कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, बेसिकली हम लोग उसको वॉल्यूम कहते हैं, बराबर, हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये मत सोचना कि मैम गैस कहीं लीक थोड़ी ना हुई है फिर वॉल्यूम आप कैसे घटा रहे हो। तो वॉल्यूम का ये मतलब नहीं होता कि गैस कितनी है, क्योंकि आप एग्जैक्टली गैस का वॉल्यूम निकालते ही नहीं। आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स आइडियल गैस मान के चलते हो, और आइडियल गैसेस के केस में जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है वही सेम वॉल्यूम हम गैस का लेकर चलते हैं। तो इसीलिए अब क्योंकि गैस कंप्रेस हो गई
है ना। पहले आप 5 सेंटीमीटर ऊपर थे तो आपका वॉल्यूम ज्यादा था, अब आप 3 सेंटीमीटर पे आ गए हो, आपका वॉल्यूम कम हो गया है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि डेल्टा वी कितना है, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वाली वैल्यू छोटी है, इनिशियल वाली वैल्यू बड़ी है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे सो आंसर वुड बी व्हाट, नेगेटिव। यानी कि डेल्टा वी यहाँ पे कितना रहता है, नेगेटिव। तो जब जब गैस कंप्रेस होती है, डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव। अभी आई थिंक कुछ दिनों पहले मैंने तुम लोगों को साइन कन्वेंशंस पढ़ाए थे थर्मोडायनेमिक्स के। तो उस साइन कन्वेंशन में मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब जब गैस कंप्रेस होती है, जब जब गैस का बोलो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये एक सादी सी इंग्लिश भाषा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूंगी कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल के ऊपर बैठी है, तो वर्क ऑन मतलब उसके ऊपर, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, बराबर, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। और कभी कभी पता है क्या, जो आपके एग्जामिनर लोग होते हैं, आपको कंफ्यूज करवाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसा है, ज्यादातर लैंग्वेज जो पूरे थर्मोडायनामिक्स में वो पढ़ते हैं, वो कैसी पढ़ते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो थोड़ा सा आपके साथ गेम खेल लेता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखेता है, उसके बदले वो लिख देता है वर्क डन बाय द सराउंडिंग। तो कई स्टूडेंट्स जो रट्टा मारते हैं ना कि ऑन आया तो कंप्रेशन, बाय आया तो एक्सपेंशन, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, उसने बाय के साथ सिस्टम वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे उसने बाय के साथ सराउंडिंग वर्ड लिखा है। इसीलिए रटो मत, इसीलिए चीजों को फील करो। जब आप फील करके पढ़ाई करोगे तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट अगर रट रट के करोगे तो ऑब्वियस है कि कहीं पे अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट क्रिएट किया गया तो मर जाओगे। ठीक है, तो चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम बोले या चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम बोले, बात तो सॉरी बाय द सराउंडिंग बोले, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो किस पे करेगा, दो ही चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। तो अगर सराउंडिंग काम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा होगा, आपके सिस्टम के लिए कर रहा होगा, तो बात तो एक ही हुई। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर द सेम बट स्टिल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। अच्छा, तो जब तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया था तब तुम्हें क्या बताया था कि जब जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं या फिर जब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो ऐसे केस में हमेशा साइन कन्वेंशन बोलो कैसी ली जाती है, हमेशा साइन कन्वेंशन हम लोग कैसी लेते हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब वर्क के आगे काय का साइन लगाते हैं, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, तुम कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से जो तुम्हारा क्या कहते हैं सिलेंडर था, उसका पिस्टन जो कि जार से पहले 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था इनिशियली, अब वो मान लेते हैं और ऊपर चला जाए, मतलब पिस्टन ऊपर खिसक गया, पिस्टन ऊपर। देखो कैसा होता है, स्कूल में यूजुअली बेंचेस में, एक बेंच में हम 3 लोग बैठते हैं, किसी दिन अगर मान लेते हैं 3 में से एक बंदा या बंदी एब्सेंट है तो कितनी खुशी महसूस होती है, अरे वाह आज फैल कर बैठेंगे, है ना। तो वो वही वाली चीज है। तो फैल के आप क्यों बैठे, क्यों आप फैल रहे हो, क्योंकि उस वक्त आपको स्पेस ज्यादा मिल गई। स्पेस क्यों मिल गई ज्यादा, क्योंकि वो इंसान वहां पे नहीं है ना। तो यानी कि अगर पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, है ना। आप ऊपर से बॉल्स जो आपने रखी हैं, वेट वाली बॉल्स, अगर आप उनको हटाना शुरू कर दो तो बोलो क्या होगा, पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। और अब पिस्टन के ऊपर अगर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, और बाहर का अगर प्रेशर कम हो गया तो गैस एकदम चौड़ी हो जाएगी कि यार चलो मैं फैल के बैठूंगी। और अगर वो फैल के बैठेगी तो वो पिस्टन को पुश करेगी, धक्का देगी, है ना। जैसे अगर तुम लोगों को टोका ना जाए, कूटा ना जाए मम्मी पापा के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा, लेट्स से टीचर्स के द्वारा, एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम कहते हैं, तो तुम स्वयं खुद
पढ़ाई करोगे क्या कभी? कभी नहीं करोगे, है ना। जब वो तुम्हें कूटते हैं, काटते हैं, तब तुम उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो, है ना। तो उनकी वजह से तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो, बराबर। वो भी ऐसे मन मारकर यार पढ़ाई करनी पड़ रही है, तब तुम थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हो। तो वैसे ही अगर तुम्हें कूटना काटना बंद कर दिया जाए, तुम्हें कुछ ना बोले अगर कोई भी इंसान, तो बोलो क्या होगा? एकदम मस्त फैल जाओगे तुम लोग भी, खुशी खुशी। क्या लर्न करना, क्या पढ़ना, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना, चिल करके बैठे रहो। तो गैस भी ऐसी है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पिस्टन ऊपर खिसक जाता है। और अगर पिस्टन ऊपर खिसक जाता है तो गैस को अब फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल चुकी है। तो पहली बात, डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, है ना। मान लेते हैं पिस्टन अभी 8 सेंटीमीटर ऊपर चला, मतलब पहले 5 था, अब 8 सेंटीमीटर हाइट पर है। तो 8 मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया, तुम 8.3 भी ले सकते थे, तुम 11 भी ले सकते थे, जो तुम्हें पसंद है वो ले सकते थे। बट द कंसेप्ट इज कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करती हूँ बताओ, डिक्रीज करती हूँ, तो एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने से मेरी जो गैस है वो और चौड़ी होकर बैठ गई, और इसको हम लोग कहते हैं गैस क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, या फिर गैस का एक्सपेंशन हो गया। यानी कि पहले गैस अगर थोड़ी कम वॉल्यूम में रहती थी, तो अब वही गैस कहाँ रह रही है, ज़्यादा वॉल्यूम में रह रही है। तो ऐसे में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब जब हम गैस का कंप्रेशन मतलब एक्सपेंशन कराते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो कम रहता है, और बाद वाला यानी कि एक्सपेंशन होने के बाद वाला वॉल्यूम वो ज़्यादा रहता है। और ऐसे केस में अगर कोई तुमसे डेल्टा वी पूछे, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो इनिशियल से बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा वी यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। और जब जब दुनिया में गैस बोलो क्या होती है, कंप्रेस होती है, सॉरी, जब जब दुनिया में गैस क्या होती है, एक्सपैंड होती है, तो गैस के एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि सिस्टम म्हणजे कौन, सिस्टम मतलब आपकी गैस, उस पर्टिकुलर गैस ने वर्क डन किया। या फिर इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है सराउंडिंग की भाषा में, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट अगर एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है तो कर सकता है। तो इसे क्या लिखेंगे, वर्क डन, बोलो क्या, ऑन द सराउंडिंग। क्योंकि अगर मान लेते हैं वर्क इस बार सिस्टम ने किया, तो किस पे किया, सराउंडिंग पे किया, तो इसीलिए वहां पर है ऑन द सराउंडिंग। तो दोनों ही सेम भाषाएं हैं। तो मैं तो हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में याद रखती हूँ कि किस में क्या होगा, और अगर गलती से क्वेश्चन में सराउंडिंग के इसमें आ जाए, तो बाय को पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लूंगी, फिर बाय को ऑन से रिप्लेस कर दूंगी, सिस्टम को सराउंडिंग से रिप्लेस कर दूंगी, और चीजें मेरे से बन जाती हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं इसको करके दिखाऊंगी, बोलने से ज़्यादा बेटर है न्यूमेरिकल्स में करके दिखाना, तब समझ में आता है, ठीक है। और जब जब हमारी गैस को, बेचारी हमारी गैस को वर्क डन करना पड़ता है, तो IUPAC का साइन कन्वेंशन कहता है कि वर्क के आगे कौन सा साइन लगाकर काम करो, निगेटिव। तो ये मैंने अभी पूरी कहानी तुम्हें एक बेसिक PV वर्क डन बताने के लिए बताई। सो व्हाट इज PV वर्क डन, क्वेश्चन तो अभी भी वही रहा मेरा। तो देखो, PV वर्क डन को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज वर्क डन, आखिर वर्क डन किसको कहते हैं। तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि एक दीवार है ना, जैसे आपके कमरों की दीवार है, आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो भाई, तो आप धक्का दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आप अपनी तरह से फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो ना। तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि वर्क वहाँ पे कुछ हुआ, नहीं, हम कहते हैं वर्क जीरो है। क्यों, हमने फोर्स लगाया, या फिर लेट्स से मैंने प्रेशर क्रिएट किया, बट क्या वो दीवार, क्या वो ऑब्जेक्ट अपनी पर्टिकुलर जगह से हिला, क्या नहीं हिला। तो यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, मतलब हिलता है, डुलता है, तो उसके हिलने कब, जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तब। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हिल रहा है, डुल रहा है, जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तब अगर वो हिल रहा है, डुल रहा है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि अच्छा वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब जैसे मान लो एक ढलान है, ढलान है, स्लोप, बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसकी स्लोप है ढलान, उसकी ढलान पे मैंने एक क्या रख दी, बॉल रख दी।
अब बॉल दुड़कते हुए बोलो क्या आ जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। क्या उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ऑब्वियसली मूव कर रही है ना मैडम, पोजीशन चेंज हो रही है। बट क्या उस पे मैं कोई फोर्स लगा रही हूं? नहीं लगा रही हूं। वो ऑटोमेटिकली उस स्लोप के इन्फ्लुएंस में बोलो वो क्या हो रही है, अपने आप गिरे जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन जीरो। तो थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में जब एक्सटर्नल मतलब हमारे द्वारा, है ना, बाहर से लगने वाला, गैस वाला नहीं, बाहर से लगने वाला, जब किसी भी गैस पे बाहर से प्रेशर लगाया जाएगा और उस प्रेशर के लगने की वजह से यदि आपकी गैस अपना वॉल्यूम चेंज करती है, चाहे कम करे ज्यादा करे वो मत सोचो, चेंज करती है, तो उस वॉल्यूम को चेंज करने में जो उसने वर्क किया, उसी वर्क को हम लोग बेसिकली पीवी वर्क कहते हैं। ठीक है, उसी वर्क को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, पीवी वर्क। सो पीवी वर्क बेसिकली क्या है, इट इज दी वर्क डन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये भी वर्क डन है, लेकिन ये वर्क डन तब है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। जब आपको वॉल्यूम में क्या देखने को मिलता है, कोई चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों चेंज देखने को मिलेगा? अपने आप नहीं, नॉट अपने आप। किसकी वजह से? ड्यू टू दी पी एक्सटर्नल। जो आप पी एक्सटर्नल लगा रहे हो, चाहे कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सब ना सोचना। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो और उसकी वजह से अगर आपको कोई चेंज क्रिएट होते हुए दिख रहा है तो वॉल्यूम में, तो बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, आप लोगों का पीवी वर्क कहते हैं। उसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, पीवी वर्क कहते हैं। डन। अच्छा, यहां तक हमारी कहानी हो गई। अब बात ऐसी है, क्या कोई फॉर्मूला है क्या पीवी वर्क को कैलकुलेट करने का? जैसे कि हर प्रकार के वर्क डन को कैलकुलेट करने का एक बात याद रखना, फॉर्मूला होता है। तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर कोई फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला इतना। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का फॉर्मूला इतना, ग्रेविटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला इतना। यानी कि इनडायरेक्टली हर प्रकार के वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को भी फॉर्मूला देखना है, एक बेसिक फॉर्मूला देखना है कि बेसिक फॉर्मूला इस पीवी वर्क को कैलकुलेट करने का क्या होगा। ठीक है, पीवी वर्क को, इस पीवी वर्क को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो वो फॉर्मूले के ऊपर हम बातचीत करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप आगे और अदर फॉर्मूलेस डिराइव करोगे। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक पर्टिकुलर गैस का जार है, उसमें पिस्टन विस्टन सब लगा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं अभी इनिशियल पोजीशन पिस्टन की ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं एप्पल कह रही हूँ, सॉरी, ये जो आपका पिस्टन है, यहाँ पे ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे अंदर मैंने क्या भर के रखी है, गैस भर कर रखी है। एज यू नो, गैस कुछ ना कुछ आपका क्रिएट कर रही होगी प्रेशर, बट पीवी वर्क डन उस गैस के प्रेशर की वजह से नहीं होता है, एक्सटर्नल वाले प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैंने तुमसे कहा कि मान लेते हैं कि अभी पिस्टन आपका एक्सपैंड हो गया, मतलब पिस्टन एक्सपैंड नहीं हुआ, गैस एक्सपैंड हो गई। तो गैस एक्सपैंड हो गई का मतलब क्या है कि आपका पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसक गया होगा। मैंने अभी तुम लोगों को एक्सपेंशन क्या होता है इसका मीनिंग बताया है। ये इसीलिए बताया है ताकि अब जब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तब मुझे तुम्हें चीजें पढ़ाने में कुछ एक्सप्लेन करना ना पड़े, फटाफट मैथ्स करवानी हो, है ना। अगर अभी एक्सप्लेन करवाऊंगी, मैथ्स भी करवाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैंने वो चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दी कि मैंने गैस का क्या करवाया, बोलो एक्सपेंशन करवाया। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंप्रेशन भी करवाए, बट बेसिकली हम जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं केमिस्ट्री में तो एक्सपेंशन के थ्रू ही ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। ठीक है, मैंने गैस का एक्सपेंशन करवा दिया, डन, गैस ऊपर एक्सपेंड हो गई। तो उसका कुछ ना कुछ पहले इनिशियल वॉल्यूम था और अब उसका कुछ ना कुछ फाइनल वॉल्यूम होगा। कोई पूछेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में डेल्टा वी कितना है, तो तुम बोलोगे मैडम डेल्टा वी यहाँ पर वैल्यू अगर आप दोगे तो हम माइनस करके बता देंगे, अदरवाइज साइन के अगर आप बारे में पूछ रही हो तो ये पॉजिटिव होगा। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, क्यों हुआ ये वॉल्यूम चेंज? ये वॉल्यूम चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज।
तो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसका मतलब यहां पर पीवी वर्क डन तो हुआ है। अब कितना हुआ है वो तुमको कैलकुलेट करना है, बराबर, वो तुमको कैलकुलेट करना है कि आखिर ये वर्क डन हुआ कितना है। ठीक है, ये वर्क डन आप लोगों का बेसिकली हुआ कितना है। तो इस वर्क डन को देखो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि वर्क डन आखिर है कितना, तो मैं ये कहूंगी कि जब आप एक गैस को एक्सपैंड कराते हो या जब आप एक गैस को कंप्रेस कराते हो तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम के अलावा तो मैंने यहाँ पे पिस्टन की हाइट के रिस्पेक्ट में भी बात की थी। हाइट कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है, तो अगर गैस को एक्सपैंड होने के लिए ज़्यादा हाइट मिल रही है या लेट्स से कम हाइट मिल रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना उस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाई डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बिल्कुल, तो बेसिकली जब आप किसी गैस को एक्सपैंड करते हो या कंप्रेस करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उस गैस की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हो, काइनेटिक नहीं। क्यों? काइनेटिक मतलब क्या होता है, स्पीड। क्या स्पीड में कोई चेंज ला रहे हो क्या? नहीं, गैस के पार्टिकल्स पहले भी उसी स्पीड से भाग रहे थे, अभी भी उसी स्पीड से भाग रहे हैं, बट आप पिस्टन को ऊपर नीचे कर देते हो तो हाइट चेंज हो जाती है। हाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज दिखने को मिल रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फर्क दुनिया में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, mgh। अच्छा, अब देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में थोड़े से ना मॉडिफिकेशन करने हैं हमको। क्या मॉडिफिकेशन करने हैं? पहला, इस इक्वेशन को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और एरिया वाले टर्म से कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे मैडम यहाँ पे h का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे h का मतलब आप लोगों के इस ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ के डिस्टेंस को आप h कह रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, देखो फिर से मैं एक बार अच्छे से बताती हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी और फाइनली अब पोटेंशियल एनर्जी जितनी है, बराबर। ये इसके बारे में बात हो रही है। चेंज का मतलब तो यही होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो मास तो वही रहेगा, g में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, मान लेते हैं पहले हाइट h1 थी, अब हाइट h2 हो चुकी है, ये ग्राउंड से, ठीक है, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले हाइट कहाँ से कहाँ तक थी, ये h1 थी, और अब आपकी हाइट बोलो कितनी हो गई, h2 हो गई है। और अगर कोई तुमसे अब पूछेगा कि बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम ये कहोगे, और कोई पूछेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम ये कहोगे। अब अगर मैं तुमसे यहाँ करूँ mg कॉमन निकाल लूँ तो h2 माइनस h1 आ जाएगा बेसिकली चेंज, और चेंज को मैं क्या लिख देती हूँ, डेल्टा h। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ना हम h1 इस्तेमाल करते हैं, ना हम h2 इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा h इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेंज वर्ड है ना। अब इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन क्रिएट कर दो, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एरिया से डिवाइड भी कर दो। इससे फायदा क्या हुआ? इस फायदा ये हुआ कि जब तुम छोटे बच्चे थे बचपन में, तो बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुमको ये बताया होगा किसी ने कि बेसिकली वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर नहीं बताया है तो फिर बहुत बुरी परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई तुमने की है। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ऐसे केस में इन दोनों टर्म्स को हम लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा वी। आपने मैडम डेल्टा वी क्यों लिखा, सिर्फ वी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डेल्टा एच इस्तेमाल कर रहे हो तो डेल्टा वी लिखोगे ना। जब हाइट चेंज हो रही है तो हाइट की वजह से आप लोगों का वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। कैसे? देखो, घर में अपन क्या करते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए टंकी बनाते हैं। अगर तुमने बहुत बड़ी टंकी बनाई तो पानी मतलब बहुत गहरी टंकी बनाई, बहुत डीप, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी स्टोर होगा। अगर छोटी सी टंकी बना ले तो बेसिकली टाका बना ले तो छोटू सा, जिसकी हाइट भी छोटू सी, तो कम पानी स्टोर होगा। यानी कि कितनी आप हाइट रखते हो उस पे आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है ना। आप कितना एरिया रखते हो आप पे, उस पे आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो एरिया तो फिक्स है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी है वो कंटेनर फ्लेक्सिबल थोड़ी ना है कि कभी मोटा हो रहा है कभी पतला हो रहा है। वो रिजिड कंटेनर है एकदम। उसका जो एरिया है जितना है वो ना तो कंटेनर का जो बेस है ना तो एक्सपैंड करेगा
ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका एरिया फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है पिस्टन की वजह से, हाइट, तो इसीलिए वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा होगा। सो देयरफॉर वी हैव रिटन इट व्हाट, आपका डेल्टा वी। लेकिन ये क्या है, ये एम जी डिवाइडेड ये क्या वाला है, ये नहीं समझा, ये क्या वाला है। तो देखो इसकी भी जन्म छोटे क्लासेस में हो गया था। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अच्छा, फोर्स इज बेसिकली एम जी और एरिया यानी एम जी अपॉन ए इज नथिंग बट इट इज योर प्रेशर। तो क्या मैं यहाँ पे एम जी अपॉन ए को रिप्लेस करके वहां पे प्रेशर वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट कौन सा प्रेशर, गैस का प्रेशर कि एक्सटर्नल प्रेशर। अभी अभी मैंने तुमको बताया कि जो भी वर्क डन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन याद रखना एक बात हमेशा कि जब भी हम वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे क्या किया था, गैस का एक्सपेंशन करवाया था। मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, गैस का एक्सपेंशन करवाया था। तो ऐसे केस में मैं एक्सपेंशन कराऊं, कॉन्ट्रैक्शन कराऊं, कुछ भी कराऊं, यहाँ पे आपको एक माइनस साइन लेकर ही चलना है। अब यहाँ पे मैडम आपने माइनस साइन क्यों लिया, अब इसका रीजन समझते हैं कि यहाँ पे मैंने ये निगेटिव साइन क्यों लिया। तुम्हें मैं ऑलरेडी IUPAC ने जो थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री के जो साइन कन्वेंशंस है वर्क डन को लेकर वो समझा चुकी हूँ मैं। इवन मैंने आज क्लास स्टार्ट होने से पहले देखो रिकॉल करवा दिया, ये पूरी कहानी मैंने रिकॉल भी करवा दी कि कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि मैम आपने यहाँ पे निगेटिव क्यों लिया है, तो उसका जवाब देखो बहुत ही सिंपल सा है कि हम ये चाहते हैं कि जब जब हमारी गैस एक्सपैंड हो, ठीक है, जब जब हमारी गैस एक्सपेंशन करे तब तब एक्सपेंशन के लिए वर्क डन बोलो क्या आना चाहिए, वर्क डन बोलो क्या आना चाहिए, आप लोगों का कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। बट यार अगर मैं पूरे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जा रही थी तो वर्क डन तो यार मेरा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, जब मैंने ये माइनस नहीं लगाया था तब। तो ये तो IUPAC की साइन कन्वेंशंस के अगेंस्ट जा रहा था, तो मैंने एक माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने से क्या हो गया, अगर मेरी गैस एक्सपैंड होती है तो एक्सपैंड होने से क्या होगा, वर्क डन मेरा निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा। क्यों मैम ये निगेटिव का निगेटिव क्यों रहेगा, बिकॉज एक निगेटिव साइन पहले से है। अब प्रेशर तो ना तो कभी पॉजिटिव हो सकता है ना तो कभी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो प्रेशर तो आपका यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, पी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, डेल्टा वी की अगर मैं बात करूं तो अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो क्लास के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि एक्सपेंशन में डेल्टा वी कैसा रहता है, पॉजिटिव। अब देखो एक्सटर्नल प्रेशर भी पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, मतलब बेसिकली ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव और माइनस साइन वैसे का वैसी, तो इनडायरेक्टली वर्क डन क्या आया, निगेटिव। तो ताकि मेरी कैलकुलेशंस, ठीक है, जो मैं कर रही हूं आगे फ्यूचर में वो मैच करनी चाहिए उसके साइन कन्वेंशंस IUPAC के साथ, इसीलिए हमने माइनस लिया है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं गैस कंप्रेस हो रही होती तो गैस जब जब कंप्रेस होती है तो वर्क डन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या इस माइनस साइन के रहने से ये वर्क डन के आगे जो निगेटिव का साइन लगाया हुआ है ना, वर्क डन कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन क्या ये जो माइनस साइन मैंने लगा के रखा है, क्या इस माइनस साइन के रहने से वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है क्या, ये चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। एक माइनस साइन पहले से है, जैसा कि मैंने बताया प्रेशर आप लोगों का कभी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और वर्क गैस जब कंप्रेस होती है तो जो डेल्टा वी होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव। अब देखो ये आपका पॉजिटिव है, भूल जाओ, ये एक माइनस साइन पहले से सामने है और डेल्टा वी वजह से भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस बेसिक क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आप बोल दोगे कि हाँ करके वर्क डन है। तो कैसा होता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं ना, एक स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बराबर। कैसा कंफ्यूजन कि यार मैं ना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लूँ कि पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लूँ सिर्फ। तो आप हमेशा वर्क डन को माइनस साइन के साथ ही लीजिएगा। आप जो भी वहां पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट करोगे ना वो विद साइन पुट करना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, उसमें तुम्हें साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये मैंने ऊपर तुमको वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाया, ये वर्क डन छोटू सा वर्क डन है,
क्यों? क्योंकि हमने छोटू सा प्रेशर चेंज किया है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया एक्सटर्नल प्रेशर को, ना तो एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, थोड़ा सा डिक्रीज किया है। तो बेसिकली ऊपर आपने जो वर्क डन निकाला है वो उस थोड़ू से इंक्रीज या उस थोड़ू से डिक्रीज के लिए निकाला है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भैया टोटल वर्क कैलकुलेट करके बताओ, मतलब थोड़ा 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 करते 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 मैंने बहुत बार एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर लिया, थोड़ा थोड़ा करते 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 मैंने बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया। तो जब जब मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर चेंज करूंगी तब तब थोड़ा थोड़ा वर्क डन होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन वाला मुझसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर जो वर्क डन हमारा निकल कर आया है कितना, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। पहले तो ऊपर से जो वर्क डन निकल के आया वो थोड़ू सा वर्क डन है, तो थोड़ू से वर्क डन को हम लिख देते हैं डी डब्ल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डेल्टा वी ना लिखते हुए उसको लिख दो डीवी, डीवी मतलब छोटू सा वॉल्यूम चेंज, है ना, छोटू सा वॉल्यूम चेंज। और अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बोलो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है बहुत सारी छोटी 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 क्वांटिटीज को बेसिकली क्या कर देना, एडअप कर देना, है ना। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए तो मुझे बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज को तो एडअप करना ही पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मान के चलते हैं जो मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा जो वॉल्यूम है और जो मेरा प्रेशर है, ये दो आप लोगों के स्टेट फंक्शन होते हैं। मैंने पहले क्लास में आपको स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है बताया है। तो ऐसे में इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बराबर। एक पर्टिकुलर स्टेट में इनकी अलग वैल्यू होगी, दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में अलग वैल्यू होगी। तो जिस भी स्टेट में इनकी जो भी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू लिखो यहाँ पे, है ना, इनकी इनिशियल वैल्यू लिखो अपर लिमिट में, और ऊपर में इनकी क्या लिखो, फाइनल वैल्यू। अगर मैथ्स में तुमने ये लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें दिक्कत हो रही होगी इस बात को समझने में, है ना। नीचे इनिशियल वैल्यू और ऊपर आप लोगों की फाइनल वैल्यू। एक बार बताओ, ये जो डी डब्ल्यू है क्या ये आपका एक स्टेट फंक्शन है क्या? नहीं, ये आपका पाथ फंक्शन है। यानी कि ये जिस सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे इसका वर्क डन होगा और सिर्फ फाइनल पॉइंट पे इसका वर्क डन होगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये पाथ कवर कर रहा होगा, हर पाथ पे इसका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। यानी कि ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ इनिशियल वर्क डन लिखो और फाइनल वर्क डन लिखो। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट नहीं करते। जब भी कोई पाथ फंक्शन होता है ना, पाथ फंक्शन के लिए लिमिट पुट नहीं की जाती है केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है, वो स्टेट डिपेंडेंट है ही नहीं, बराबर। तो ये मेरे पास, जब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर लूंगी तो मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर लूंगी मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है। अगर मैंने इंटीग्रेट कर लिया तो ठीक है, अगर मैंने इंटीग्रेट कर लिया तो अब सुनो, दो बातें बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। मान के चलते हैं आपने इंटीग्रेट कर लिया या नहीं भी किया, कोई बात नहीं, लेट से मान लेते हैं दो प्रोसेसेस हो रही हैं। एक को नाम दिया मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस, तुमने क्या होता है, और एक को मैंने नाम दिया आइसोबेरिक प्रोसेस, बराबर। तो आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होती है? एक वो प्रोसेस जिसमें बेसिकली आपका जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है। और आइसोकोरिक कैसी प्रोसेस होती है? जिसमें वॉल्यूम बेसिकली कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी या फिर डीवी, ये बेसिकली कितना होगा? तुमने अगर पुरानी क्लासेस ठीक से की हैं, तुम्हें नोट्स अगर याद हैं, तो मैंने हर प्रोसेसेस के लिए समझाया था तुम्हें समय ले लेकर। तो अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, तो तुम कहोगे जिसके लिए डीवी बराबर 0 होता है या डेल्टा वी बराबर 0 होता है। और ऐसी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन कैलकुलेट करो, चाहे छोटा वर्क डन कैलकुलेट करो या चाहे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करो, तो मान लेते हैं मैंने आपसे छोटा वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा, तो आप कहोगे मैडम छोटे वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये होता है छोटे वर्क डन। तो अब मैं बोलोगे कि मैडम करो वर्क डन कैलकुलेट करो, तो भैया आइसोकोरिक में तो डेल्टा वी या फिर डीवी आपका क्या हो जाता है, 0। तो अगर ये डीवी वाली क्वांटिटी आपकी 0 हो गई तो पी एक्सटर्नल से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो भी तो वर्क डन आपका कितना आएगा, 0 आएगा।
यानी कि छोटा सा वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना होगा, 0। फिर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के सारे भी क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो अगर छोटा वर्क डन 0 है तो टोटल वर्क डन भी बोलो कितना होगा, 0 होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बराबर वो कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया, है ना, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया। चलो अब बात करते हैं आइसोबेरिक की। आइसोबेरिक में प्रेशर बराबर बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये हम जानते हैं। यानी कि मैं ये लिख सकती हूं कि डेल्टा पी आपका 0 होता है या फिर डीपी आप लोगों का क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अब कोई मुझे ये कहेगा कि आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करके मुझको दीजिए, तो मैंने तुमसे क्या कहा, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये इंटीग्रेट करोगे। अब देखो इंटीग्रेट जब आप करते हो ना, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता। और आइसोबेरिक प्रोसेस में आप लोगों को मैंने अभी कहा क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। और इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस केस में बताओ कितना होगा, आप लोगों के वॉल्यूम का होगा, इनिशियल पॉइंट से किसके बीच में, फाइनल पॉइंट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी मस्ती हमें आ जाती है। अब मस्ती आ जाती है इन द सेंस पेपर में हम लोग कुछ इस तरीके की शैतानी कर देते हैं कि वॉल्यूम इज बेसिकली वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर 2v। ऐसा बोर्ड्स में वैसे कभी नहीं पूछा जाएगा। अब पूछेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर 2 ATM है तो बताओ टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो बेसिकली फिर आपको इसको यहाँ पर पुट करना होता है, बराबर आपको यहाँ पुट करना होता है। और उस क्वांटिटी को फिर आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर इंटीग्रेट करके वैल्यूज, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट की वैल्यूज पुट करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। तो वो भी हम न्यूमेरिकल्स के जब करेंगे तो खैर उस पर बातचीत करेंगे। बट अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि प्रोसेस आइसोबेरिक है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सामने पी एक्सटर्नल बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसी भी तो प्रोसेस हो सकती है जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो, तब आप क्या करोगे, कौन सी होती है वैसे वो प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में प्रेशर भी बदलता है, आइसोथर्मल में वॉल्यूम भी बदलता है। तब आप क्या करोगे, तब क्या इंटीग्रेट कर लोगे, नहीं, तब मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए जो ऑपरेटर अंदर यूज किया गया है वो है डीवी। जैसे आप इंटीग्रेशन करते होगे ना dx dy वाला, तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, डीवी है। और सामने जो फंक्शन है वो प्रेशर है। तो ऑपरेटर वॉल्यूम का और फंक्शन प्रेशर का, वाह रे वाह, ऐसा होता है क्या। अगर ऑपरेटर वॉल्यूम का है तो फंक्शन भी वॉल्यूम का होना चाहिए। अगर ऑपरेटर किसका है, प्रेशर का है, तो फंक्शन भी प्रेशर का होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे निकालेंगे हम वर्क डन, तो वो मैं सिखाऊंगी आइसोथर्मल को एक अलग से वीडियो में, क्योंकि उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। बोर्ड्स में वो आराम से 3 to 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। बट फिलहाल अभी जो इजी था, जो शॉर्ट था, वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक और कहानी होती है, वो कहानी भी सुन लो। एक होती है वैक्यूम की कहानी। तुम्हें सुना होगा वैक्यूम क्लीनर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कहानी होती है बेसिकली वैक्यूम। वैक्यूम देखो, हम बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं, अच्छा वैक्यूम कहो या फ्री कहो, क्या कहो इसको, फ्री एक्सपेंशन कहो, या फिर आप इसको कहो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तीनों भाषाएं इसी के लिए यूज की गई हैं। चलो खैर, अभी मैं वैक्यूम का मतलब तुम्हें समझा देती हूँ। वैक्यूम बेसिकली वो जगह होती है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, जहां पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। और अगर वहां पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है और फिर कोई इंसान तुम्हें ये कहे आकर कि वर्क डन भाई तू कैलकुलेट करके दे, तो तुम उसको क्या बोलोगे, छोटा वर्क डन कि बड़ा वर्क डन। अब बोलेगा अच्छा एक काम कर, चल छोटा वर्क डन कैलकुलेट कर। छोटे वर्क डन का मतलब क्या है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, है ना, इनटू डेल्टा टीवी। अब मैंने क्या कहा कि वैक में तो पी एक्सटर्नल 0 हो जाता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय डीवी विल बी व्हाट, 0। तो यहां से छोटा वर्क डन कितना है। अब अगर कोई महान पगला तुमको ये कहता है बड़ा वर्क डन कैलकुलेट करके देख, टोटल वर्क डन, तो यार जब छोटा वर्क डन 0 है तो ऐसे अगर मैं बहुत सारे वर्क डन भी करा लूं तो सारे वर्क डन तो 0 ही होंगे ना, और सारे जीरोस का एडिशन भी तो 0 ही होगा।
तो टोटल वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो वर्क डन 0 कब कब हुआ, जरा ऑब्जर्व करो। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स के लिए, या फिर एमसीक्यू पूछा जाता है एंट्रेंस टाइप के एग्जाम में, कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वर्क डन आपको 0 मिलता है। तो फिलहाल अभी मैंने जितनी बातचीत की, इस बातचीत से हमें शिक्षा मिली कि वर्क डन आपको 2 ही केसेस में 0 मिलेगा, जब आपकी प्रोसेस कैसी हो रही हो, आइसोकोरिक है यानी कि वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर अपने प्रोसेस को कहाँ पे करवा के रखा है, वैक्यूम में करवा के रखा है। तो इन दोनों केसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर प्रोसेस आइसोबेरिकली हो रही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा, वहां पे इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, ठीक है, वो हम निकालेंगे, वो मैं बता भी दूंगी एक एक प्रोसेस के लिए कितना क्या होता है। बट 0 तो किसके लिए होता है ये तो याद रहेगा। सिमिलरली आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, वो भी हम सब सीखेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था वर्क डन को लेकर। तो ये वर्क डन की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी थी जिसको हम लोग अभी यहाँ रोकते हैं, और कल बेसिकली हम अगेन वर्क डन ही पढ़ेंगे। किसके केस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो रही होती तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता, और या फिर अगर आइसोबेरिक प्रोसेस हो रही होती तो उस आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन आपका कितना हो रहा होता। ठीक है, अभी किसी लिए पढ़ा, अभी तो मैंने जनरल वर्क डन क्या होता है बस इतना बताया। क्या होता है जनरल वर्क डन, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, छोटा वर्क डन। अगर आप उसको इंटीग्रेट करो तो बड़ा वर्क डन आ जाएगा। बट इंटीग्रेट अगर आप एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कर रहे हो या फ्री एक्सपांशन या वैक्यूम वाली प्रोसेस के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, वहां तो सीधा आंसर उठा के क्या डाल दो, 0। लेकिन आइसोबेरिक में 0 नहीं डाल सकते, आइसोथर्मल में 0 नहीं डाल सकते, तो फिर वहां क्या डालेंगे वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, वहां पे इन दोनों प्रोसेसेस के लिए कैसे निकाला जाएगा वगैरह वगैरह।